हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का विषय है वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसके विषय में पहले मैं 2 मिनट आपको बता दूं। फाइनल अकाउंट जो है अकाउंटिंग का मेन प्रोसेस है जो एंड ऑफ द ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही बनाया जाता है और ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको ये बता दूं कि ये फाइनल ईयर में एक बार इसलिए बनाया जाता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो वर्ष के अंत में अपना लाभ जानने का प्रयास करता है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस पर ही आधारित होता है, ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और ट्रायल बैलेंस एक से अधिक बार चेक किया जा सकता है, वर्ष में किसी भी समय चेक किया जा सकता है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको ये कुछ बातें ध्यान देनी होगी। आज मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन कराऊंगा फाइनल अकाउंट का, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ाने के लिए जब मैं फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट लगा के दिखाऊंगा, तो उसमें आप चीजें समझेंगे। आज हम लोग केवल जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन वस्तुओं का उत्पादन करता है और फिर वस्तुओं को बेचता है तो उसे मैन्युफैक्चर अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाना होगा। अगर कोई उत्पादक केवल वस्तुओं को बाजार से खरीदता है तो वो उत्पादक नहीं कहलाएगा, वह केवल बिजनेसमैन कहलाएगा, तो वह केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। मैं आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ ले चलता हूं। अगर आप कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पुराने व्यापारी हैं तो आप उसी माल से अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर आप नए व्यापारी हैं तो आप जो है नए व्यापारी होने पर पुराने माल को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का न तो कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा और न वो ओपन किया जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक पुराने व्यापारी हैं और आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चर अकाउंट बनेगा। इसमें हम लोग जो है लेजर पोस्टिंग की तरह ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट शॉर्ट फॉर्मेट है ये। टू ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास लास्ट ईयर का जो स्टॉक होगा, पुराना स्टॉक होगा, उसको लेंगे जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल और WIP वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अर्धनिर्मित माल होगा। उसके बाद कुछ बाजार से हम परचेज करके लाएंगे, टू रॉ मटेरियल परचेज, जो हम बाजार से परचेज करके लाएंगे उसे हम दिखाएंगे। एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उत्पादन करने के दौरान जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा उसे हम ऐड करेंगे। एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का जो स्थान है वो ट्रेडिंग अकाउंट में है, लेकिन जब कोई व्यापारी ट्रेडिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग बनाता है तो यही डायरेक्ट एक्सपेंस उठ के पहले यहाँ चले आते हैं। इसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ विषय ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताया जाए। मैं ये मान के चलता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आपको जानकारी होगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है उसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जोड़ेंगे और प्रीपेड को माइनस करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों ने 11 महीने का एक्सपेंस दिया है तो 1 महीने का और जोड़ने की जरूरत है, ये आउटस्टैंडिंग है। अगर हम लोगों ने 13 महीने का दे दिया है तो 1 महीना आपको वापस करने की जरूरत है, तो प्रीपेड है। क्लियर? आप एक लेक्चर जो है मैं वीडियो बनाया था एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसको जाकर देखें तो उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक, कुछ माल ऐसा होगा जो हम यूज नहीं कर पा रहे होंगे, रॉ मटेरियल और WIP हम लोग उसमें रोक लेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP। और यहाँ जो उत्पादन बन के तैयार होगा वो बाई कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वो फिनिश गुड्स के नाम से जाना जाएगा और उसी का हम व्यापार करेंगे, उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सभी नहीं बनाते, केवल वही पर्सन बनाता है, वही बिजनेस बनाता है जो कि माल का उत्पादक भी होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन ट्रेडिंग अकाउंट पे। अमूमन आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही ज्यादा मिलेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आप स्टार्ट करोगे टू ओपनिंग स्टॉक, आप लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे बिजनेस को स्टार्ट करोगे। फिनिश गुड्स मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बनाते हो तो ये फिनिश गुड्स नीचे आ गए आपके, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाते हो तो फिनिश गुड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बना बनाया माल बाजार से परचेज करके लाए। फिर बिजनेस करने के लिए टू परचेज करना होगा, आपको गुड्स परचेज करके लाएंगे। एंड परचेज रिटर्न, अगर उसमें कुछ वापसी है तो माल को वापस करेंगे। एंड अदर एक्टिविटीज भी उसमें माइनस होगी, जैसे आप गुड्स की चैरिटी देते होंगे, आप गुड्स को डोनेट करते होंगे, गुड्स का वेस्टेज होता होगा, गुड्स का डैमेज होता होगा, गुड्स का पर्सनल होता होगा। जो भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिनका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है
तो उसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, चाहे वो पर्सनल हो और चाहे आप सोशल सर्विस के लिए करते हो। आप ध्यान दें, अगर उस पर से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है तो उसको लिखने की जरूरत है, मे भी लिखा है, और नहीं आया है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं एक बार फिर से आपका दिमाग और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर लिखे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ऊपर चले गए तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं लिखा जाएगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस यही लिखे जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस गया ही नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वही प्रोसीजर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग प्लस करेंगे और प्रीपेड को माइनस करेंगे। एक बात ये ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को ध्यान ये देना है, जरूरी नहीं कि 12 महीने की हो। अगर आपका कोई नया बिजनेस है और आप मिड ऑफ द ईयर शुरू किए हो, मिड में शुरू किए हो, 6 महीने का बिजनेस है तो 6 महीने के ही खर्चे काउंट होंगे। 4 महीने का बिजनेस है फर्स्ट ईयर में तो 4 महीने के ही काउंट किए जाएंगे। अमूमन 12 महीना इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ईयर बिजनेस होता है 12 महीने चलता है। लेकिन अगर आप अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, किसी और महीने में बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो 12 महीना पहले साल नहीं चलेगा, वो आने वाले वर्षों में 12 महीने चलेगा। पहले स्टार्टिंग में तो वो उतने महीने चलेगा जब आप बिजनेस स्टार्ट किए। सपोज डेट आपने दिसंबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो दिसंबर टू मार्च 4 महीना, सितंबर में स्टार्ट किया सितंबर टू मार्च 7 महीना, समझ रहे? ऐसे करके ये बिजनेस स्टार्ट चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, बाय सेल करेंगे, अपने गुड्स को सेल करेंगे। सेल्स रिटर्न, जिनको हम माल बेचते हैं वो हमें माल वापस करेंगे। एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जरूरी नहीं कि बिजनेस का सारा माल बिक चुका हो, तो जो अनसोल्ड गुड्स होगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब हम करेंगे क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट में अपने जर्नल प्रॉफिट को जानने का प्रयास करेंगे, इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट का योग डेबिट के योग से ज्यादा होगा, मींस क्रेडिट इज अबव फ्रॉम डेबिट, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में होंगे, और डेबिट इज अबव फ्रॉम क्रेडिट तो हम लोग लॉस में होंगे। तो हम लोग व्यापार के दौरान हम लोग ये देख लेंगे कि हम लोग लॉस कमा रहे हैं कि प्रॉफिट कमा रहे हैं। ध्यान रहे, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक जनरल प्रॉफिट है जिसमें हम लोगों ने माल को खरीदा है और माल को बेचा है। एक बात का और ध्यान देना है कि जब आप परचेजिंग ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको परचेजिंग एक्सपेंस भी लिखने की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ बढ़ा देता हूं, क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है। एंड परचेजिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे को भी यहाँ इन्वॉल्व किया जाएगा जो कि परचेजिंग नेचर के होंगे, जिनका संबंध मैन्युफैक्चर अकाउंट से नहीं होगा। तो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले फीडबैक आपको दे दूं कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आपको ये ध्यान देना है, ये जो आपके एक्सपेंस है जिनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों में से एक में ही होगा। अगर आप केवल ट्रेडिंग बनाते हो तो इनका जो ये जो प्लेस है वो सही है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बनाते हो तो ये उठ करके यहाँ चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो इनका यहाँ जो है स्थान हट जाएगा, मींस ये रिप्लेस हो जाएंगे कहाँ, मैन्युफैक्चर में। तो आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग बनने में मैन्युफैक्चरिंग में होगा और ट्रेडिंग में तब नहीं लिखा जाएगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन रहा है तो ट्रेडिंग में ही लिखा जाएगा। आगे ध्यान देंगे, अगला जो हमारा ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट है वो अगले अकाउंट को ट्रांसफर होता है। अगला अकाउंट जो है वो पीनल अकाउंट है। यहाँ हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट जानने का प्रयास करेंगे, नेट प्रॉफिट जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम लॉस कमाते हैं तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय टू ग्रॉस लॉस से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें केवल 2 चीजें ध्यान देनी है। अगर आपने और भी सनडीज इनकम ली है, जैसे आपने किसी कमीशन को लिया, आपने किसी इंटरेस्ट को प्राप्त किया, आपने डिस्काउंट प्राप्त किया, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिससे आपको बिजनेस में इनकम हुई है, तो आप क्या करोगे, उस इनकम को लोगे और अर्न इनकम और अनअर्न इनकम, अक्रूड और अनअक्रूड, मींस अगर मिलने वाला है तो प्लस करें और नहीं मिलने वाला है, एडवांस मिल गया है तो क्या करें, माइनस करें। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, मैंने एक वीडियो बनाया था एडजस्टमेंट एंट्री, आप एडजस्टमेंट एंट्री को जरूर देखें, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो आने वाले फाइनेंशियल अकाउंट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक बार मैं बैलेंस शीट तक बना करके पूरा दिखाऊंगा। फिर हम लोग जो है यहां देखेंगे डेबिट साइड से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या अंतर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो सेल होने के बाद शुरू होते हैं, सेलिंग के दौरान शुरू होते हैं,
ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है गुड्स को बनाना और गुड्स को परचेस करने तक के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, और गुड्स को बनाने या परचेस करने के बाद जो क्रिया शुरू होती है उस पर जो एक्सपेंस होते हैं वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंस हो गए। और ऐसे एक्सपेंस भी हैं जो बिजनेस में रोज होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है, सैलरी है, तमाम ऐसे एक्सपेंस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है 11th या बीकॉम में पढ़ रहे हैं तो आप इस चैप्टर में जाएंगे और देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचाने। ठीक है, इसका वीडियो जब मैं बनाऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस का और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्टिंग में, तो उसमें आपको और समझ में आएगा। आगे देखेंगे, जब आप क्रेडिट में से डेबिट को निकालते हो तो नेट प्रॉफिट प्राप्त कर लेते हो, और जब डेबिट ज्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है, तो नेट लॉस क्रिएट होता है। तो यही नेट प्रॉफिट और यही नेट लॉस कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाकर के, और बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाती है। तो हम देखेंगे कि ये जो नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट है, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये 4 कॉलम बनाए गए, 2 कॉलम फॉर लायबिलिटीज साइड, डेबिट साइड, एंड 2 कॉलम फॉर एसेट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसमें कॉमन चीजें मैंने लिख रखी है, उसको ध्यान देंगे। एंड कैपिटल में एमपी प्लस होता है, एनएल लॉस होता है, दोनों में एक ही होगा, या तो बिजनेस प्रॉफिट में होगा या तो बिजनेस लॉस में होगा, दोनों में जो होगा उसको देखें। और अगर आपने कोई पर्सनल यूज किया है बिजनेस का, बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस या गुड्स निकाले हैं, तो ड्राइंग के रूप में यहाँ लेस हो जाएंगे, जिससे आपकी कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी। या तो ये कैपिटल इंप्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी, या तो कैपिटल पहले से डिक्रीज करेगी। अब उसके बाद मैं नॉन करेंट लायबिलिटीज लिखूंगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब है फिक्स लायबिलिटी, जिसमें मैं आपको बैंक लोन की बात कही थी पिछले लास्ट लेक्चर में। एंड करेंट लायबिलिटीज में भी मैंने कुछ बताया था क्या क्या आता है, उसको आपको मानना होगा, जानना होगा। मैं ये पहले से मान के चलता हूँ, मेरा एग्जाम्पशन है कि आपको फिक्स लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ये सब चीजें आती है, क्योंकि ये चैप्टर उन्हीं लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है जिनको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सब पढ़ने के बाद ही लास्ट में ये आता है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपको सूचनाएं पता है, इसलिए मैं हेडिंग वाइज ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड अगला देखें एसेट्स, जिसमें नॉन करेंट एसेट्स होगा, अस्थाई नेचर के होंगे, और उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि कोई भी अस्थाई नेचर की जो एसेट्स होती है वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती जाती है, डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन के माध्यम से लेस कर दिया। और करंट एसेट्स, आप जो मैंने बताया था, करंट एसेट्स के बारे में बताया था कि करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, डेटर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तमाम है, उसको आप जो है पहले से जानेंगे तो ही इस चैप्टर आपको समझ में आएगा। एक महीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जैसे डेटर है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये फाइनल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करंट एसेट्स में डेटर जो है, इसमें ये मान लीजिए न्यू बैड डेट्स, नए कस्टमर जो भाग गए, न्यू पीपीडी, नए कस्टमर जो भागने वाले हैं, आपको अंदेशा है, एंड माइनस डिस्काउंट, वो लोग भागे ना, इसके लिए आप डिस्काउंट दे देते हो कि अगर डिस्काउंट दे देंगे तो हो सकता है बिजनेस में रुक जाए, तो इनको लेस करने के बाद अमाउंट जो है बाहर आ जाएगा। अगर आपका बैलेंस शीट का योग दोनों साइड का योग, बोथ साइड इक्वल हुआ, दोनों साइड का योग बराबर हुआ, तो समझ जाइएगा कि आपका ये जो प्रोसीजर है, जो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बनाया है तो, अन्यथा ट्रेडिंग जो बनाया है और जो पीनल बनाया है, जो पीनल से यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं, वो सही है। और अगर ये बोथ साइड नहीं मैच करता, डिफरेंस है, डिफरेंस आता है, तो समझ जाइएगा कि आपका जो प्रोसीजर है वो गलत है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि यही केवल गलती नहीं हो सकती कि ट्रेडिंग में ही गलती हो और पीनल में ही गलती हो और तब आपके बैलेंस शीट में गलती हो सकता है कि आप जर्नल करते समय ही गलती कर दिए हो सकता है कि लेजर पोस्टिंग करते समय ही गलती कर दिए हो। अगर जर्नल या लेजर में गलतियां हुई हैं तो ट्रायल बैलेंस गलत बना होगा, और ट्रायल बैलेंस अगर गलत बना है तो सस्पेंस आया होगा, और सस्पेंस नहीं आया होगा 1% मान के चलता हूं, मेरा ऐसा है कभी कभी ट्रायल बैलेंस गलत भी मैच कर जाता है और पकड़ में नहीं आता। जब अमाउंट एक जैसे होते हैं तो ये बैलेंस शीट भी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है या जो फाइनल अकाउंट है ये ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे, हमारा फाइनल अकाउंट का जो प्रोसेस है वो ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड करता है। आगे मैं अभी एक लेक्चर बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में अंतर क्या है इसको बताऊंगा।
साथ ही ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए, उसको भी 3 से 4 प्रकार के जो वीडियो में छोटे छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। एक चीज अमूमन ये देखने को मिलती है कि लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते, तो पूरा प्रयास ये रहता है कि इंट्रोडक्शन लेसन छोटे से छोटे वीडियो में बनाया जाए। क्लियर? जब मैं फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेक्चर के साथ पढ़ाऊंगा। अभी जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूँ और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, जो 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही बीकॉम फर्स्ट ईयर के उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको कॉमर्स की एबीसीडी नहीं आती और बीकॉम में डायरेक्ट एडमिशन पा जाते हैं। कम से कम वो जो है इस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं कि बेसिक ऑफ जो अकाउंटिंग क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें देखेंगे तो मैं उसमें 25 से 30 वीडियो डाल रहा हूं। उसको अगर आप देखेंगे तो एक क्रम में देखेंगे जिस तरीके से वो लोड है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के वीडियो अच्छा लगने पर आप जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि मेरा अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।